पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने बोर्ड पर एक कॉन्सेप्ट समझा था, थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्रस्ट एंड प्रेशर ना हम लोगों को बोर्ड पे आके समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यदि वो हम आपको स्क्रीन पे समझा देते हैं ना तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स, उसके आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत ही आसान सब टॉपिक अब हमारे पास इस चैप्टर का लगभग हम लोग चैप्टर के आखिरी दौर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इसको आप स्क्रीन पे भी पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें कुछ उतना खास बात लिखा हुआ नहीं है, बस आप इसको एक बार सुनेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा, कभी कभी हम लोग बीच में, अधिकतर तो हम लोग बोर्ड पे आके समझे हैं चीज़ों को, और बीच में शायद एक क्लास हम और स्क्रीन पे लिए थे, है ना, मास और वेट वाले में, क्योंकि वो समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान था। तो जो आसान रहता था बीच बीच में वो हम लोग अपने स्क्रीन पे आके समझ लेते थे। जो थोड़ा सा टॉपिक हमारा कॉन्सेप्चुअल होता था, फॉर्मूला ड्राइव करने वाला होता था, उसको हम लोग अपने बोर्ड पे आके समझ लेते थे। तो बेसिकली दोनों का मिला के हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग अपने बोर्ड पे दोबारा आएंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन कल जो हम लोग न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हम आपको एक क्लास में जितने भी आपने चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूला को हम एक जगह पे लिख देंगे और उन सारे फॉर्मूला का क्या इंपॉर्टेंस था, उसका क्या एसआई यूनिट था, क्या वैल्यू था, कहाँ पे उस फॉर्मूला को पुट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इन सभी चीज़ों को हम एक साथ आपको पूरा एक तरीके से कह सकते हैं चैप्टर का ना कंक्लूजन आपको हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो बेसिकली आज हम लोग चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और कल से हम लोग अपने चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर हमारा ये कंप्लीट समझा जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे नहीं तब तक आपको इसमें ना आपका इस अच्छा अनुभव इसमें आपको नहीं आ पाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास और इस चैप्टर को आज पूरा तरीके से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको इसमें आज पढ़ना है प्रेशर इन फ्लूइड्स। अच्छा, पिछले वाले क्लास में आपने पढ़ा थ्रस्ट एंड प्रेशर, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लूइड में प्रेशर। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि फ्लूइड होता क्या है। प्रेशर का मतलब तो आप समझ चुके हैं क्या होता है, लेकिन अब फ्लूइड का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, दो सबस्टांसेस विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, यानी कि जो सबस्टांस आसानी से फ्लो कर सकता है वही हमारा फ्लूइड कहलाएगा। सिंपल सा बात है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप बताइए कि हमारा वो कौन कौन सा सबस्टांस है जो कि इजिली फ्लो कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे सर गैस और जितने भी हमारे लिक्विड हैं। तो जितने भी हमारे पास लिक्विड हैं या फिर हमारे पास जितने भी गैस है, ये सब हमारा आराम से फ्लो कर जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि सर लिक्विड फ्लो कहाँ करता है। करता है बिल्कुल। आपका जो पानी नदी में बह रहा होता है एक्चुअली में वो फ्लो ही तो कर रहा है। उस तरीके से आपका फिर गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब क्या है आपका गैस है, ये सभी हमारा फ्लो करता है। तो जो सबस्टांस इजिली फ्लो कर सके वो आपका फ्लूइड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि सारा लिक्विड और सारा गैस। ठीक है, ये आपका फ्लूइड हो गया। आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू देयर वेट। अच्छा, क्या हम लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि यदि हम लोग किसी भी सॉलिड चीज़ों को किसी जगहों पर यदि हम लोग रख देंगे किसी सरफेस पर, वो सॉलिड वेट क्या करता है, बेसिकली उसके ऊपर एक अपना प्रेशर लगाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में डाइनिंग टेबल है, चलिए मान लीजिए आपके घर में कोई भी टेबल है, उस टेबल पे आप अपना बुक रख देते हैं मान लीजिए, तो आपका वो बुक कैसा है, सॉलिड है, और वो आपका बुक आपके टेबल पे एक प्रेशर लगा रहा होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नो दैट सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू देयर वेट। यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम ना एक टेबल पे बैठ गए, तो बताइए उस टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। उतना ही प्रेशर लगेगा जितना मेरा क्या होगा, बॉडी का वेट होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने आपको क्लास में भी बार बार बताया था, जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करे वेट, समझना है फोर्स का बात कर रहा है। जब भी सामने आपके वर्ड इस्तेमाल हो फोर्स, सिंपल सा मतलब समझना आपके सामने वो वेट का बात कर रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर तो हम लोगों ने बहुत लंबा क्लास कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि किसी भी सरफेस पे जब आप एक सॉलिड चीजों को रखते हैं तो वो सरफेस पे उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना उसका वेट होता है। ठीक है, आगे उसके बाद फ्लूइड्स ऑल्सो हैव वेट। अच्छा, क्या फ्लूइड का भी अपना वेट होता है। जैसे मान लीजिए फ्लूइड के तौर पे आपका पानी हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, आपका फ्लूइड है। उसी प्रकार से आपका फ्लूइड में आपका नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ये सब क्या आपका फ्लूइड है। तो क्या इनके पास भी अपना वेट होता है क्या? बिल्कुल वेट होता है। देखिए, लिक्विड के पास तो वेट होता है, आपको मालूम चल जाता है। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर पानी हाथ में लेंगे तो वो भारी लगेगा, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास अपना वेट है। लेकिन फिर सवाल है कि क्या
गैस के पास भी अपना वेट है, बिल्कुल गैस के पास भी अपना वेट है, लेकिन उसके पास वेट इतना कम है कि हमको कोई एहसास ही नहीं होता। जैसे हम लोग अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे ऊपर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है? क्या प्रेशर नहीं लगा रहा है? बिल्कुल प्रेशर लगा रहा है, लेकिन हमको कोई एहसास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो प्रेशर बहुत ही कम है। क्यों प्रेशर कम है? क्योंकि खुद का उसका वेट कितना है, बहुत ही कम। समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके सर के ऊपर ना 10 लीटर का पानी का बोतल रख दिया जाए, आपको प्रेशर बहुत बुझाता है। क्यों बुझाता है? क्योंकि लिक्विड का प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि उसके पास वेट ज़्यादा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके ऊपर ऑक्सीजन प्रेशर लगा रहा है, लेकिन क्या आपको अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि उसका वेट बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी बात ये हम लोगों ने ये चीज़ सीख लिया कि प्रेशर दोनों लगाता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कुछ भी हो, हर कोई प्रेशर लगाता ही है। बस फर्क यह है कि कोई प्रेशर कम लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच दे आर इंक्लोज्ड। तो जिस भी कंटेनर में, यानी कि जिस भी बॉक्स में आप फ्लूइड को रख देंगे, चाहे आपका वो गैस हो, चाहे आपका लिक्विड हो, वो अपने कंटेनर के वॉल पे, यानी कि उसके दीवारों पे क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। जैसे आप अपने स्कूल जाने के लिए पानी में बोतल में पानी भरते हैं, तो बोतल में जो आप पानी भर रहे हैं, वो पानी आपके बोतल के चारों तरफ क्या लगा रहा है? एक प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से। अच्छा, एक बात और, जैसे आपके घर में वो जो एलपीजी आता है, गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो बेसिकली क्या होता है? गैस होता है। उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया है कि वो आपके घर में ना जो सिलेंडर आ रहा है, वो बेसिकली वो एक लिक्विड के तौर पे आ रहा है। तो बताइए, जब हम लोग गैस को जलाते हैं तो क्या सिर का आवाज़ बाहर नहीं निकलता है? तो क्या दिखा रहा है आपको? वो ये दिखा रहा है कि हाँ, उसके अंदर भी प्रेशर है। कोई डाउट इसमें? तो वही बात इसमें कहा गया था कि चाहे वो हमारा लिक्विड हो, चाहे वो हमारा गैस हो, जिस भी कंटेनर में आप उसको रख देंगे, वो अपने दीवारों के ऊपर चारों तरफ प्रेशर लगाता ही है। ठीक है, आगे। अ फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इवन अपवर्ड। आपका जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो आपका गैस हो गया, चाहे आपका वो लिक्विड हो गया, वो चारों तरफ प्रेशर लगाएगा, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, हर तरफ। कोई दिक्कत इसमें? तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉलिड यदि प्रेशर लगा सकता है किसी सरफेस पे उसको रखने पे, तो हमारा लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाता है, वो भी चारों डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह पे। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जांपल ना थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड है, ठीक है, क्या हमारा ब्लड भी प्रेशर लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता है। जैसे आपका कहीं पे कट जाता है थोड़ा सा, तो कितना तेजी से ब्लड आपका बाहर निकलता है। इसका मतलब है कि उसको बाहर निकलने का थोड़ा सा मौका क्या मिल गया, वो तुरंत अपने प्रेशर के वजह से बाहर निकलने लगता है। यदि आपका थोड़ा सा कटता है तो आपका ब्लड थोड़ा सा निकलता है बाहर, लेकिन यदि उसको रास्ता थोड़ा सा बड़ा मिल गया, यानी कि थोड़ा सा आपका बड़ा कट गया, तो सोचो वो कितना जल्दी ब्लड बाहर निकल जाता है। इट मीन्स हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके पास भी अपना प्रेशर है। वो भी प्रेशर कहाँ लगाता है? चारों डायरेक्शन में। आपके बॉडी में जहां पे थोड़ा सा कटेगा, वो वहीं से ब्लड निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा टॉपिक प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। अब हमारा नया टॉपिक है बुआयंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा आप गौर से समझते चलिएगा। ठीक है, देखिए बुआयंसी क्या होता है। पहले आप ये समझिए कि बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स को ही हम लोग अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? देखो, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट इज नॉन एज अप थ्रस्ट और बॉइंट फोर्स। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी आप, चलिए आप ना इमेजिन करो, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है तो आप इसको इमेजिन करके समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बाल्टी में रखा हुआ पानी है, यानी कि इमेजिन करो कि आपके सामने एक बाल्टी है और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? एक स्प्राइट का बोतल आपने लिया, आधा लीटर वाला, वो खाली बोतल है पूरा। ठीक है, आपने उसका ढक्कन टाइट से बंद कर दिया, और अब आप क्या कर रहे हैं? उस बाल्टी के अंदर उस बोतल को आप डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाल्टी में पानी को डुबा तो दिए, डुबाने के बाद आपने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। ठीक है, बताइए वो बोतल डूब गया या पानी के ऊपर तैरता रह गया? हाँ, स्प्राइट का खाली बोतल है और वो ढक्कन लगा हुआ है, वो तैरेगा। इसका मतलब हो गया कि हमने पानी के अंदर स्प्राइट का बोतल तो डाला, लेकिन वो नीचे बैठने के बजाय वो हमारा ऊपर में क्या होने लगा? तैरने लगा, स्विम करने लगा। इसका मतलब हो गया कि पानी ने नीचे से बोतल के ऊपर एक फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में,
और वही हमारा कहलाता है अपथ्रस्ट, या फिर आप उसको बॉइंट फोर्स भी कह सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ पानी में डालते हैं ना, तो वो ऊपर तैरने इसलिए लगता है, जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी ने ऊपर की ओर एक फोर्स लगा दिया, जिसके वजह से वो ऊपर में आके तैरने लगा। लेकिन फिर आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर हर ऑब्जेक्ट तो तैरता नहीं है, कुछ कुछ हमारे पानी में जाके डूब भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अपना कॉन्सेप्ट डेंसिटी वाला। यहाँ पे ना हमारा कॉन्सेप्ट लागू होता है, वो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी हमको आगे मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बॉइंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट समझ में आ गया। इसका मतलब होता है कि पानी भी अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, यानी कि ऊपर की ओर एक अपना फोर्स लगाता है, जिसके वजह से हम लोग कोई भी नीचे पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो हमारा ऊपर आके तैरने लगता है। तो उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे बॉइंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में या फिर एक लाइन में इसको बताना हो कि बताओ अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स क्या होता है। अब बताइएगा कि पानी जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन की ओर अपना फोर्स लगाता है, वही फोर्स हमारा कहलाता है अपथ्रस्ट, या फिर आप उसको बॉइंट फोर्स भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The objects appear to be less heavy when submerged in water than they are in air। अच्छा, ये भी बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये भी चीज़ें आपने शायद कभी गौर किया होगा। यहाँ पे पटना में हमारा बगल में गंगा जी है, दीघा में। चलो आप कहीं पे भी पानी में चले जाइए, आपने कभी गौर किया है जब भी हम लोग पानी में जाते हैं ना, और पानी में जाने के बाद जब भी हम लोग कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं पानी में, उसका वजन ना हल्का हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आप ना सपोज करो कि आप और आपका दोस्त दोनों पानी में नहाने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी में, नदी में, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, नदी में एंटर करने से पहले आपने अपने दोस्त को उठाया और आपने उसके वेट को मेजर किया, ठीक है, बहुत भारी लगा होगा। अब आप क्या करो, आप अपने दोनों दोस्त, आप और आप खुद जाके पानी में चले जाओ। अब आप पानी में जाके अपने दोस्त को उठाओ। आप गौर करेंगे कि उस आपके दोस्त का जो वेट है ना वो घट चुका है। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ मालूम है? पहली बात, यहाँ पे ना दो प्रकार का फोर्स लग रहा है। पहली बात, अपने जो ऊपर उठाने के लिए फोर्स लगाया वो भी लग रहा है फोर्स। दूसरी बात, अभी तुरंत हमने बताया कि पानी भी तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो पानी भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है आपके दोस्त के ऊपर, तो उसका क्या हो जाएगा, वजन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और आप भी थोड़ा सा वजन लगा दे रहे हैं, जिसके वजह से आपका दोस्त का वजन क्या हो गया, पानी में हल्का हो गया। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि पानी में गया मेरा दोस्त तो उसमें कुछ काला जादू हो गया, वो हल्का हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि वहां पे ना हमारा पानी भी उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होता है, जिसके वजह से उसका वजन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसका मतलब हो गया कि सपोज कीजिए कि आप 5 केजी का कोई सामान पानी में लेके जा रहे हैं, तो वो जब आप पानी में जाके उठाएंगे ना उसको, तो मुश्किल से वो 3 से 3.5 केजी के आसपास का वो आपको फील पड़ेगा। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पानी में जब हम लोग कोई भी चीज डुबाते हैं तो वहां पे ना उसका वेट थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, कौन? पानी खुद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज द buoyant फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर। तो कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट हमारा पानी में बहुत ही हल्का इसलिए लगने लगता है क्योंकि उसके ऊपर हमारा buoyant फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, यानी कि ऊपर की ओर लग रहा होता है। और थोड़ा सा अपना फोर्स हम लगा देते हैं तो वो पूरी तरीके से हल्का हमको महसूस होने लगता है। तो वो फोर्स लगाने वाला कौन है? हमारा पानी है। और वो कौन सा फोर्स है? buoyant फोर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि एवरी लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट। तो इस पूरी दुनिया में जितना भी आपको लिक्विड नजर आता है, लिक्विड, हर कोई क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का नाम है हमारा buoyant फोर्स। ओके, तो आपका चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, पानी हो, कुछ भी हो, जितने भी प्रकार के लिक्विड हो सकते हैं वो सभी के सभी अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, यानी कि ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं buoyant फोर्स। इसीलिए जब हम लोग कोई भी चीज लिक्विड में डुबाते हैं ना नीचे, तो जल्दी वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसके बाद buoyant फोर्स लग रहा होता है। लेकिन फिर अभी भी आपके बात मन में ना यही सवाल होगा कि सर फिर भी तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाके पानी में डूबता ही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा लगता है डेंसिटी का। अब डेंसिटी भी आपको समझाएंगे ना, और जब आपको हम डेंसिटी समझाएंगे तो डेंसिटी और buoyant फोर्स दोनों को आप मिला के समझिएगा, तो आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट हमारा डूबता क्यों है और कोई ऑब्जेक्ट हमारा पानी में तैरने क्यों लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, ये वाला टॉपिक ना, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आया होगा। ये क्या कहा गया है? बेसिकली ये कहा यह गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मतलब कि
बुआइंट फोर्स कितना लगेगा, कितना ज़्यादा कितना कम, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे। अब सवाल है कि सर डेंसिटी क्या है, तो अभी ना आप अपने माइंड में फिलहाल ये वाला पॉइंट इसको नोट करके रखिए, क्योंकि ये वाला भी आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप डेंसिटी को नहीं समझेंगे तब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो अभी इस फिलहाल पॉइंट को हम अभी छोड़ते हैं, 2 मिनट के बाद हम आपको एक पॉइंट दोबारा समझाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें समझाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आपका है डेंसिटी। ओके चलिए, तो यहाँ पे ना अब हमारा अगला टॉपिक है। अब हम यहाँ पे ये पॉइंट अभी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये समझाने वाले क्या हम इसको बिल्कुल नहीं समझाएंगे, समझाएंगे लेकिन थोड़ा देर बाद अभी, क्योंकि हमको पहले समझना पड़ेगा डेंसिटी। देखिए समझाने का समझा देंगे लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए पहले आप डेंसिटी को समझिए कि आखिर डेंसिटी होता क्या है। देखिए अगला टॉपिक हमारा है व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि ये टॉपिक जो है ना अपने आप में टॉपिक तो है, साथ ही साथ अपने आप में ये क्वेश्चन भी है। मतलब कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग पानी में डालते हैं, या तो वो ऊपर तैरने लगता है या तो वो पानी में जाकर डूब जाता है, दो ही सिचुएशन होता है। ऐसा कुछ होता है क्या कि वो बीच में जाके रुक गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब हमारे पानी में जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो दो ही सिचुएशन बनता है, या तो वो पूरी तरीके से पानी में जाकर डूब जाएगा, नीचे बैठ जाएगा पानी के नीचे, या फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर में तैरने लगेगा। अब ऐसा आखिर होता क्यों है, इसके बारे में भी समझिए। चलिए सबसे पहले डेंसिटी समझते हैं क्या होता है। डेंसिटी का डेफिनेशन है द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। लेकिन ये फॉर्मूला हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन अब ये डेंसिटी एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए। देखिए बहुत आसान तरीके से समझाते हैं, कोशिश कीजिएगा कि समझ जाए। ठीक है, देखिए आपके एक हाथ में 1 केजी का पत्थर है आपका, ठीक है, और आपके दूसरे हाथ में 1 केजी आपके हाथ में रुई है। यानी कि एक हाथ में 1 केजी का पत्थर है और एक हाथ में आपके पास 1 केजी रुई है, दोनों 1-1 केजी है। ठीक है, बताइए ज्यादा फैला हुआ कौन दिख रहा है आपको, रुई, और ज्यादा छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, पत्थर। इसका मतलब है कि पत्थर के जो पार्टिकल है ना वो बहुत ही टाइटली आपस में क्या है, पैक है, इसीलिए वो एक छोटा सा पत्थर 1 केजी का है। सोचो मतलब ये हो गया कि दोनों तो 1-1 केजी है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा क्या दिख रहा है, आपका रुई दिख रहा है, लेकिन आपका कम क्या दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि पत्थर का पार्टिकल आपस में बहुत ही टाइटली पैक है, इसीलिए वो है तो 1 केजी लेकिन है भी वो बहुत ही छोटा, क्योंकि इतने टाइटली पैक है कि हर पार्टिकल एक दूसरे को आपस में चिपका रहा है बहुत जोर से। लेकिन आपका 1 केजी रुई भी है, लेकिन फिर रुई उतना बड़ा क्यों दिख रहा है आपको, पूरा एक थैला हो जाएगा आपके 1 केजी रुई। इसका मतलब है कि रुई का पार्टिकल आपस में टाइटली पैक नहीं है। तो यहाँ पे ना हमको डेंसिटी का मतलब ये समझना है कि ज्यादा घनापन किस में है। घनापन का मतलब हो गया कि किसका पार्टिकल ज्यादा टाइटली पैक है। तो बताइए इसमें डेंसिटी ज्यादा किसका हुआ, पत्थर का या फिर रुई का। पत्थर का डेंसिटी हमारा ज्यादा हुआ, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पार्टिकल आपस में टाइटली पैक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक है। और डेंसिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि घनापन ज्यादा किसमें है। ओके, कोई डाउट इसमें? तो हमारा पत्थर में डेंसिटी ज्यादा है और रुई में डेंसिटी हमारा कम है, बल्कि जबकि दोनों 1-1 केजी का है। इसका मतलब हो गया कि पत्थर का डेंसिटी थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा है और रुई का डेंसिटी हमारे पास कम है। अच्छा, इसी प्रकार से ना हम आपको और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं डेंसिटी का। चलिए बताइए, आपने कभी हनी तो आपने खाया होगा बिल्कुल, शहद और पानी दोनों में ज्यादा गाढ़ा कौन रहता है, शहद रहता है। यानी कि शहद थोड़ा सा गाढ़ा होता है और पानी आपका बहुत ही कम गाढ़ा होता है, आराम से वो गिर जाता है नीचे। ठीक है, तो बताइए इसमें ज्यादा डेंसिटी किसका हुआ, शहद का या फिर पानी का? शहद का हुआ ज्यादा डेंसिटी, क्योंकि उसके पार्टिकल आपस में टाइटली पैक है, जिसके वजह से वो जल्दी नीचे नहीं गिर पा रहा है या फिर वो जल्दी फ्लो नहीं कर पा रहा है। लेकिन पानी का आप कहीं भी गिरा दो वो आराम से बह जाता है तुरंत वो भी। तो यहाँ पे हम समझाना ही चाहते थे। और ऐसे भी आप कभी शहद को देखोगे ना तो वो बहुत ही सांकड़ा होता है, यानी कि वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं और वो थोड़ा सा आपको गाढ़ा दिखता है। तो यहाँ पे डेंसिटी किसका ज़्यादा हुआ, शहद का। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा। डेंसिटी का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि ज़्यादा घनापन किस में है, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
ये इसका फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ अ लिक्विड, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन दैट वाटर, ऑन दैट लिक्विड भी आप कह सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक बाल्टी पानी है और उसमें हम ना एक पत्थर डुबाने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर पत्थर के जगह पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ अ लिक्विड, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन दैट लिक्विड। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग पानी में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डुबाने जा रहे हैं जिसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, तो क्या कभी भी वो पानी में जाके नीचे डूब पाएगा? फिर से समझिए इस चीज को। हमने क्या किया, हमारे पास एक बाल्टी पानी है और हम पानी में एक ऐसा ऑब्जेक्ट डुबाने जा रहे हैं जिसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, ठीक है। तो क्या वो पानी में जाके कभी डूबेगा? नहीं डूबेगा। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास ना एक थर्मोकॉल है, जैसे बचपन में हम लोग बहुत क्राफ्ट बनाते थे थर्मोकॉल से, स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था। वो आपके पास एक थर्मोकॉल है, आप पानी में जाकर उसको डुबाना चाह रहे हैं, क्या वो कभी डूबेगा? वो कहाँ चला जाएगा? पानी के ऊपर तैरने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पानी वो नहीं डूबा। इसका मतलब है कि थर्मोकॉल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, जिसके वजह से वो पानी में डूबा नहीं बल्कि वो पानी के ऊपर तैरने लगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन दिस केस द लिक्विड एक्सर्ट्स मोर बुआयंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या होगा? इस केस में यदि हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम डुबा रहे हैं यदि वो लिक्विड के डेंसिटी से कम है तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। इसका मतलब हो गया कि इस केस में बुआयंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा लग रहा है, इसीलिए हमारा ऊपर में वो तैरने लगा। कोई डाउट इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड द लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी एक्सर्ट्स मोर अपवर्ड बुआयंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा वो ऊपर की ओर बुआयंट फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। तो यहाँ पे हमने पानी में डुबाया थर्मोकॉल, वो पानी में डूबा नहीं, वो ऊपर तैरने लगा। इसका मतलब है कि थर्मोकॉल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, इसीलिए वो हमारा पानी के ऊपर तैरने लगा। इसको हम और कैसे कह सकते हैं? इसको और ऐसे कह सकते हैं कि पानी का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी ने थर्मोकोल के ऊपर बुआयंट फोर्स ज़्यादा लगाया, जिसके वजह से ऊपर में तैरने लगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द ऑब्जेक्ट्स हैविंग मोर डेंसिटी दैन दैट ऑफ अ लिक्विड, ऑब्जेक्ट विल सिंक इन दैट लिक्विड। लेकिन यहाँ पे ना हमारा अब थोड़ा सा इसको हम पलट देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है। अब उसको आप पानी में डुबाएंगे ना, वो तुरंत जाके नीचे बैठ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप पत्थर, एक छोटा सा पत्थर आप पानी में फेंकते हैं तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, पानी में डूब जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वो जो पत्थर आपने फेंका उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा था, जिसके वजह से वो जाके हमारा नीचे बैठ गया। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि उस पत्थर का डेंसिटी हमारा इतना ज़्यादा था कि पानी ने बुआयंट फोर्स उसके ऊपर लगाया तो सही, लेकिन वो बुआयंट फोर्स किसी काम का नहीं रहा, उसको वो सह नहीं सका, वो जाके नीचे बैठ गया। तो अब मेरे हिसाब से आपको बुआयंट फोर्स और डेंसिटी में फ़र्क समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट इसमें? अब चलिए, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको पूरा समझा देते हैं पहले ये, उसके बाद पूरा आपको हम दोनों में रिलेशन समझा देंगे कि बुआयंट फोर्स में और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि जिस भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा पानी से वो पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, आगे। इन दिस केस द लिक्विड एक्सर्ट्स लेस बुआयंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या हुआ? जो हमारा ऑब्जेक्ट जाके पानी में डूब गया, इस केस में ये हुआ कि लिक्विड ने यानी कि पानी ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बुआयंट फोर्स ज़्यादा नहीं लगा पाया। ठीक है, नहीं लगा पाया मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी उसका ज़्यादा था, इसलिए नहीं लग पाया बुआयंट फोर्स हमारा ज़्यादा। उसके बाद इन अदर वर्ड the liquid having less density exerts less upward buoyant force on the object। इसको हम और कैसे कह सकते हैं? इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पानी का डेंसिटी कम था, किसके कंपैरिजन में? उस पत्थर के कंपैरिजन में। तो पानी का डेंसिटी कम था इसीलिए उन्होंने बुआयंट फोर्स कम लगाया, और बुआयंट फोर्स आप कम लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप पत्थर को रोक नहीं पाएंगे, वो जाके नीचे आपका पानी में बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ना बुआयंट फोर्स और डेंसिटी के बीच में दोनों में क्या रिलेशन है आप इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे समझिएगा। पहले तो आप ये समझिए,
यदि किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है तो वो पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि वो हमारा ऊपर में तैरने लगेगा। इसको आप और कैसे बोल सकते हैं, इसको और ऐसे ही बोल सकते हैं कि पानी का डेंसिटी ज़्यादा था, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम था, जिसके वजह से पानी ने बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगाया और वो ऑब्जेक्ट ऊपर में आपका तैरने लगा। ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या था, यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है पानी के डेंसिटी से तो वो हमारा पानी में जाके पत्थर बैठ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पानी का डेंसिटी यहाँ पे क्या था, पत्थर के कंपैरिजन में कम था। अब पानी का डेंसिटी कम है तो वो बॉइंट फोर्स भी कम लगाएगा, जिसके वजह से हमारा पत्थर जाके नीचे बैठ जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें? तो ये था हमारा बॉइंट फोर्स और डेंसिटी में रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ना बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रखिएगा कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो बॉइंट फोर्स कम लगाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ा था आपके लिए, अब उस पॉइंट को थोड़ा आप समझिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सॉरी फ्लूइड भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि मैग्नीट्यूड का मतलब बताया था हमने आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बॉइंट फोर्स पानी लगाएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मैंने समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम पानी में डुबा रहे हैं तो वो पानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बॉइंट फोर्स लगाएगा ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे। मान लीजिए कि हमने पानी में एक ऐसा ऑब्जेक्ट डुबाया जिसका डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हमारा बॉइंट फोर्स पानी क्या कर देगा, ज़्यादा लगा देगा, क्योंकि पानी के कंपैरिजन में हमारा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम था, जिसके वजह से पानी ने बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगा दिया उसके ऊपर। लेकिन यदि वहीं पे यदि हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका डेंसिटी हमारा पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है तो यहाँ पे पानी बॉइंट फोर्स बहुत ही कम लगा पाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि मैग्नीट्यूड जो है बॉइंट फोर्स का, यानी कि कोई भी लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे कितना बॉइंट फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे। डेंसिटी यदि हमारा कम होगा तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो बॉइंट फोर्स हमारा कम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो। तो ये हमारा हो गया। तो क्या अब आपको समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता क्यों है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा पानी में तैरने क्यों लगता है? तो यदि आपसे कोई पूछे ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताइएगा। एक बार लास्ट बता दे रहे हैं आपको ताकि आप पूरा कंक्लूजन इसका निकाल सकें। तो सिंपल सा बताइएगा कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता इसलिए, पहले डूबने का बात कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पानी में, एकदम पूरा कंक्लूजन है, ध्यान से समझ लीजिए इस लास्ट पॉइंट को। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबता इसलिए है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमारा पानी के डेंसिटी से ज़्यादा था, जिसके वजह से बॉइंट फोर्स हमारा क्या लग पाया, बहुत ही कम लग पाया, इसीलिए वो जाके हमारा पानी में नीचे बैठ गया, डूब गया। अब तैरने वाला देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता इसलिए है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत ही कम होता है, और जिसके वजह से, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम हो गया, ज़्यादा डेंसिटी किसका हो गया, पानी का। अब पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी बॉइंट फोर्स कम लगाएगा या ज़्यादा लगाएगा, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर में तैरने लगता है। बस सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या है जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को देख लो। When a body immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे समझिए। अच्छा जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जैसे आप ऐसे सपोज करो आपके पास ना एक बाल्टी पानी है और वो बाल्टी में जो पानी है ना पूरा भरा हुआ है, एकदम लबालब भरा हुआ है, एकदम उसके टॉप तक भरा हुआ है। ठीक है, अब यदि आप कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पानी कुछ बाल्टी से नीचे गिरेगा। वो ऑब्जेक्ट हमारा पानी की यदि भारी भरकम, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, 1 kg का आपके पास एक पत्थर है, इमेजिन करिए आप। ठीक है, आपके पास 1 kg का एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा 1 kg का, और आपके पास एक बाल्टी पानी है, बिल्कुल एकदम टॉप तक भरा हुआ है, एकदम लबालब भरा हुआ है। अब आप उस बाल्टी में यदि 1 kg का पत्थर डुबाएंगे ना तो उस बाल्टी से हमारा कुछ पानी नीचे गिर जाएगा। आपने ऐसा कभी गौर किया होगा?
कि जब हम लोग कोई भी चीज़, बाल्टी भरा हुआ है उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं तो हमारा कुछ पानी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमारा बाल्टी के अंदर डूब जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, देखो बहुत ध्यान से समझना, कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को पानी में पूरी तरीके से या फिर आधा भी आप डुबाते हैं यदि पानी में, तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब ये हो गया कि जो आपने ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला, जो ऑब्जेक्ट आपने उसके अंदर डाला, उसके ऊपर हमारा बॉइंट फोर्स उतना ही लगेगा जितना कि जो पानी हमारा बाहर निकला है, जो पानी नीचे गिर गया, उसके वेट जितना होंगे उतने ही बॉइंट फोर्स लगे होंगे। मतलब लास्ट वाले में हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग सीधा डायरेक्टली न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा कि जब भी हम लोग एकदम पूरे लबालब बाल्टी से, मतलब पानी से हमारा बाल्टी भरा हुआ है, उसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट डुबाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मतलब कि पानी में उस ऑब्जेक्ट को हम डुबा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, हमारा बॉइंट फोर्स लगेगा। अब सवाल है कि सर कितना बॉइंट फोर्स लगेगा, कितना बॉइंट फोर्स लगेगा, जितना उस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाने से हमारा पानी नीचे गिरा है, उस पानी जो नीचे गिरा उसका जितना वेट है उतना ही बॉइंट फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। तो ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपने पानी में ऑब्जेक्ट डाला, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना बॉइंट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट को डुबाने से पानी हमारा बाहर निकला, उस पानी का जितना वेट होगा उतना ही बॉइंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी लगा रहा होगा। ये बात हमारा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म होता है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ना कुछ एप्लीकेशन है, मतलब कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कुछ यूज है। हम लोग यहाँ पे इसको कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप हमारे जितने भी बनते हैं, सबमरीन जितने भी बनते हैं, वो हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बनते हैं। मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट पानी में डुबाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा पानी बॉइंट फोर्स लगाएगा, लेकिन वो बॉइंट फोर्स उतना ही होगा जितना कि ऑब्जेक्ट को डुबाने की वजह से पानी हमारा नीचे गिरा है उसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा सीप, सबमरीन, ये सब का सब हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क थ्रू लैक्टोमीटर्स। लैक्टोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मिल्क के प्योरिटी को चेक करता है, मतलब कि मिल्क कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध नहीं है, ये चीज़ हमारा पता करने का काम लैक्टोमीटर करता है, और ये भी हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। इसके ऊपर अलग से हमारा टेक्नोलॉजी काम करता है, लेकिन बस आप यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे भी हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का थ्योरी काम करता है। उसके बाद अगला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स थ्रू हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि अलग अलग लिक्विड का डेंसिटी हमको पता करने में मदद करता है। तो ये भी हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, ये इसी पे काम करता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, रिलेटिव डेंसिटी। चलिए रिलेटिव डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। पहले डेंसिटी का मतलब समझ लीजिए, फिर से वही बात है कि द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि मास बाय वॉल्यूम जो है ये हमारा क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ये तो हमारा हो गया डेंसिटी, ठीक है, और इसके ऊपर अभी आपने पढ़ा भी था डेंसिटी का डेफिनेशन, वही चीज़ है हमारा यहाँ पे भी। अब एस आई यूनिट क्या होगा हमारा डेंसिटी का, आप बता सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसका एस आई यूनिट क्या होगा, देखिए मास का तो किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का होता है हमारा मीटर क्यूब। तो हाँ, इसका हो गया एस आई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका एस आई यूनिट होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, केजी मीटर माइनस पावर कितना 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, देखो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। यानी कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालते हैं वाटर के रिलेशन में, यानी कि पानी के साथ जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पता करते हैं
तो वो हमारा कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे ना आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आप रिलेटिव डेंसिटी से क्या समझते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों का डेंसिटी प्राप्त करना, यानी कि उसका बेसिकली रेशियो प्राप्त करना। लेकिन फिर सवाल है कि यहाँ पे हमारा दो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। पहला तो हमारा वाटर होगा और दूसरा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के रिलेशन में, यानी कि पानी को नज़र में रखते हुए जब हम लोग किसी का डेंसिटी प्राप्त करते हैं तो वो हमारा कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के रिलेशन में उसका रेशियो निकालते हैं बस। जैसे मान लीजिए कि हमको ना पता करना है कि हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर का टुकड़ा पानी में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पत्थर का अपना डेंसिटी है और पानी का अपना डेंसिटी है। तो जब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे ना तो वही हमारा कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि इसमें हमारा एक चीज़ था पानी और एक चीज़ था हमारा ऑब्जेक्ट बस। तो रिलेटिव डेंसिटी में आपको दो ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी में हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक चीज़ हमारा ऑटोमेटिकली पानी तो होगा ही होगा। और इन दोनों के बीच में बेसिकली हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, और उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, रेशियो का मतलब इतना बाई इतना, डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इसको। तो क्या अब आप रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या, मतलब फॉर्मूला क्या होगा। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि हमने आपको बार बार कहा है अभी तुरंत कि जब भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं हमेशा उसमें हमारा वाटर तो एक चीज़ पहले से रहेगा और एक हमारा सबस्टेंस कोई बाहर से रहेगा। इन दोनों के बीच में हम लोग बेसिकली डिवाइड करके इसका रेशियो निकालते हैं। अब सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज सो इट हैज़ नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी का क्या कोई SI यूनिट होता है? नहीं। यदि आपसे कोई पूछे क्या रिलेटिव डेंसिटी का कोई SI यूनिट होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फॉर्मूला में आप खुद देखो, ऊपर आप लिखोगे किसी सबस्टेंस का डेंसिटी और नीचे लिखोगे आप पानी का डेंसिटी, तो दोनों का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आपके पास कोई यूनिट बचा? नहीं बचा। तो रिलेटिव डेंसिटी का हमारा कोई भी यूनिट नहीं होता है। कोई डाउट इसमें? हम तो यहाँ पे ना डेंसिटी तो आप समझ जाते हैं बड़ा आराम से, लेकिन यहाँ पे समझना दिक्कत होता है थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में आपको दो ही चीज़ ध्यान रखना है। पहला यहाँ पे ये होगा कि हम लोग हमेशा डेंसिटी किसके बीच में निकालेंगे, वाटर और सबस्टेंस के बीच में। कोई भी सबस्टेंस हमारा हो सकता है लेकिन पानी हमारा कन्फर्म में होगा ही होगा। और इन दोनों के बीच में हम लोग बेसिकली क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और क्या रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यही हमारा हो गया रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे आपने डेंसिटी भी समझा और रिलेटिव डेंसिटी भी समझा। और इसी चीज़ को जब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे उतारेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या अब हमारे चैप्टर और चैप्टर के साथ साथ ये टॉपिक कंप्लीट समझा जाए? चलिए, तो आज के क्लास में बेसिकली जो कुछ हम लोगों ने समझा इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका नोट्स लगातार बनाते चलिएगा। अच्छा हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को मन में हो सकता है कि ये डाउट हो कि सर हमारा कुछ नोट्स छूट तो नहीं गया, ये चूँकि आपने ये स्क्रीन पे पढ़ाया, बाकी चीज़ आपने बोर्ड पे पढ़ाया, क्या कुछ छूट तो नहीं गया? बिल्कुल भी आपका कुछ भी चीज़ नहीं छूटा है। जितना चीज़ हमने आपको बोर्ड पे पढ़ाया है, लिखा है हमने, वो सब का सब चीज़ आपके इस नोट्स में भी था। सब चीज़ इसमें नोट्स में है। तो जो चीज़ आपने बोर्ड पे पढ़ा है, लिखा है, वो आपका प्रॉपर नोट्स है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, जो कि बोर्ड पे हम लोगों ने आज नहीं पढ़ा, स्क्रीन पे पढ़ा बेसिकली, ये भी आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। और इस तरीके से आपका इस ग्रेविटेशन चैप्टर का नोट्स जो पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना है कि बोर्ड पे हमने कम लिखा, स्क्रीन पे हमने ज़्यादा लिखा। नहीं, दोनों का नोट्स आपका बिल्कुल बराबर है। जो हमने बोर्ड पे लिखा वही आपका यहाँ पे भी नोट्स में है, और जो यहाँ पे हमारा नोट्स में है वही चीज़ आपका बोर्ड पे भी था। तो आपने जो नोट्स बनाया है बोर्ड पे देख के, स्क्रीन पे देख के, वो आपका प्रॉपर नोट्स है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करेंगे। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी चीज़ों को हम एक बार आपको बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, तो आराम से आप चीज़ों को बना भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो इसी टॉपिक के साथ और इसी क्लास के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास से हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए। अगले वाले क्लास में मिलने से पहले आप एक बार रिवाइज कीजिए, और अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।